हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम टू एडी टॉक्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक होता है एग्रीकल्चर। और आज हम लोग एग्रीकल्चर से ही डिस्कस करने वाले हैं। फाइनेंशियल एक्सप्रेस जो कि इंडियन एक्सप्रेस का पार्ट है, वहां पे ये आर्टिकल दिया गया था, द पैडी पिवट रीथिंकिंग सब्सिडीज टू ड्राइव सस्टेनेबल फार्मिंग। तो ये जो आर्टिकल है ना, इसका हेडिंग ये कहता है कि भाई वो वक्त आ चुका है, समय आ चुका है कि जब हम लोग राइस कल्टीवेशन से हटें और मिलेट कल्टीवेशन को करें। राइस की बजाय इंडिया को मिलेट पे शिफ्ट होने की जरूरत है अगर हम लोग सस्टेनेबल फार्मिंग करना चाहते हैं। इसके लिए जो पैडी पे और वीट पे, स्पेशली पैडी पे जो सरकार सब्सिडी देती है, उस सब्सिडी को भी हटा देना चाहिए। और आर्टिकल स्पेशली बात करता है हरियाणा और पंजाब की, क्योंकि आर्टिकल ये कहता है कि हरियाणा और पंजाब में पैडी कल्टीवेशन सूटेबल नहीं है, यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ की सोइल, यहाँ की वाटर के हिसाब से, इसीलिए यहाँ पे मिलेट कल्टीवेशन होना चाहिए। तो आज के जो आर्टिकल की थीम है वो रहने वाली है मिलेट फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है जी, चलिए शुरुआत करते हैं। और देखिए, इंडियाज पैडी डायलेमा, पहले तो इस पे बात कर लेते हैं। हमारी कंट्री में 36% जो टोटल एरिया है अंडर एग्रीकल्चर, जो फूड ग्रेन के लिए हम लोग यूज करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पैडी के लिए यूज करते हैं। भैया, चावल हमारे देश का स्टेपल फूड है। आप इंडिया में कहीं भी चले जाइए, थोड़ा सा नॉर्थ इंडिया या नॉर्थ वेस्ट इंडिया को छोड़ दोगे, पूरे देश में राइस कंज्यूम किया जाता है। लेकिन राइस एक ऐसा वाटर इंटेंसिव क्रॉप है, बहुत ज्यादा पानी मांगता है। राइस जो है एनवायरमेंट के लिए भी ठीक नहीं है, और राइस जो प्रैक्टिस हम लोग करते हैं वो इकोनॉमिकल भी अनसस्टेनेबल होता है, क्योंकि राइस को ग्रो करने में खर्चा बहुत ज्यादा आता है। चलिए, पैसे का तो हम लोग फिर भी जुगाड़ कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एनवायरमेंट का क्या? मीथेन बहुत ज्यादा निकलता है राइस फील्ड से, नाइट्रस ऑक्साइड जिससे बाद में एसिड रेन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है, ओजोन डिप्लीशन होता है। ये सब गैसेस हार्मफुल कहां से आ रही हैं? ये आती है हमारे पैडी फील्ड से आती हैं, पैडी फील्ड्स। इसीलिए पैडी को छोड़ के हमें मिलेट पे शिफ्ट होने की रिक्वायरमेंट है, खासकर हरियाणा और पंजाब में। हरियाणा और पंजाब में वैसे भी एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ है वो थोड़ी डिक्लाइन होती नजर आ रही है पिछले कुछ सालों से। तो भाई, जब आपके यहाँ पे ग्रोथ डिक्लाइन हो ही रही है, कम से कम उसको हम लोग ऐसी चीज पे शिफ्ट करें जिससे आपको सस्टेनेबल रिटर्न मिलेगा। और वो क्या है? वो है आपका मिलेट्स। देखिए, पैडी से क्या हो रहा है ना, पैडी से सोयल डिग्रेडेशन हो रहा है, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो रहा है। पंजाब वगैरह में और थोड़ा बहुत हरियाणा में भी कई जगह ऐसी हो चुकी हैं जहां पे ग्राउंड वाटर के अंदर आपको रेडियो एक्टिव एलिमेंट मिलते हैं। वहां पे लोगों को कैंसर के केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर के अंदर रेडियो एक्टिव जो है वो एलिमेंट आने शुरू हो गए हैं। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि वहां पे एक्सेसिव हम लोगों ने ग्राउंड वाटर को एक्सप्लॉइट कर लिया है, बिकॉज पैडी कल्टीवेशन। भैया, 1 किलोग्राम चावल लगाने में आपको 4.5 से 5.5 हजार लीटर पानी का यूज करना पड़ता है। और ये जो हरियाणा पंजाब की बात करते हैं, ये नेचुरली एक सेमी एरिड जोन है। रेनफॉल यहाँ पे पहले से ही काफी कम होता है। वो तो भला हो कि यहाँ पे रिवर्स वगैरह है और यहाँ की जो सोइल है वो अलूवियल सोइल है, जिसमें आपको डिसेंट लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर मिल जाता है। लेकिन हम लोग ग्राउंड वाटर को बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर हम लोग ग्राउंड वाटर से 5 लीटर निकालते हैं, उसमें सिर्फ 2 ही लीटर डालते हैं, यानी कि साल दर साल ग्राउंड वाटर यहाँ पे खत्म होता नजर आ रहा है। तो क्या करना चाहिए? हमें एग्रीकल्चर की सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, सस्टेनेबल प्रैक्टिस। और वैसे भी हरियाणा पंजाब से अगर आप राइस को निकाल दोगे ना, कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए, पंजाब जो है वो 8.8% और हरियाणा 3.8% हमारे देश की फूड ग्रेन के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर थोड़ा बहुत ये लोग मिलेट पे शिफ्ट हो भी जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि देश में कोई है वाटर सिक्योरिटी की जो है दिक्कत आ जाएगी, पानी फूड सिक्योरिटी की दिक्कत आ जाएगी, या देश में फूड कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। आप यहां से राइस को कहीं और शिफ्ट कर सकते हो, यहां पे लोगों को मिलेट ग्रो करने दीजिए। देश में कोई ऐसे हाहाकार नहीं मचेगा कि सब लोग भूख से मर जाएंगे, क्योंकि दिस इज ओनली 8.8%, 3.8%, तो कोई ज्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। राइट? तो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करना है। अब मन में सवाल आता है कि हम लोग हर जगह सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं, भैया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आखिर है क्या? देखिए, अगर सिंपल वर्ड में बताएं, सस्टेन का मतलब होता है जो लॉन्ग लास्टिंग होता है, जो लंबे समय तक चल सके। और सस्टेनेबल एग्रीकल्चर वो एग्रीकल्चर होती है जो हमारी जो प्रेजेंट नीड्स हैं, इस जनरेशन की जो जरूरतें हैं वो भी पूरी हो जाएं,
और फ्यूचर की नीड्स के साथ, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। ऐसा ना हो कि भाई मैंने तो यहाँ पे 2-3 जनरेशन से एकदम भरपूर तरीके से मैंने पैडी कल्टीवेशन किया, लेकिन जब तक मेरे बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हुए, उन तक आते आते पानी खत्म हो गया, सोइल पूरी बंजर हो गई, इनफर्टाइल हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपनी जनरेशन की जरूरतें भी पूरी करो और ये मेक श्योर करो कि आने वाली जनरेशंस भी अपनी जरूरतें पूरी कर लें। नहीं तो फिर आपके जो जनरेशन आपको गालियां ही देंगी कि दादाजी सब कुछ लूट के चले गए, दादाजी ने यहाँ पे पानी की बूंद तक नहीं छोड़ी। फिर वो दादाजी की जो पिक्चर होती है जिसके ऊपर माला पहनाते हैं, वो माला नहीं पहनाएंगे क्योंकि दादाजी ने आपके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। तो अगर फ्यूचर जनरेशन से आपको रिस्पेक्ट चाहिए तो प्लीज आज आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी कुछ बचे, और तभी बचेगा जब आप सस्टेनेबल एग्रीकल्चर करोगे। इसको बोलते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी और इक्विटी, बायोडाइवर्सिटी का टेक केयर होता है। जो इनपुट हम लोग लगाते हैं वो इनपुट भी रिन्यूएबल होते हैं। हम लोग अपनी सोइल की हेल्थ का ध्यान रखते हैं। जो केमिकल्स होते हैं वो कम से कम यूज करते हैं। पानी का वेस्टेज कम से कम करते हैं। इसीलिए हम लोग इरिगेशन के ऐसे तरीके एक्सेप्ट करते हैं, फॉलो करते हैं जिसमें पानी का वेस्टेज कम से कम हो। जैसे हम लोग ड्रिप इरिगेशन कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। तो कुछ सालों तक अगर आप पैडी कल्टीवेशन नहीं करोगे, 8-10 सालों तक, तो आराम से ग्राउंड वाटर दोबारा से रिचार्ज हो सकता है। आप क्रॉप रोटेशन करिए ना। अभी हरियाणा और पंजाब में, मेजरली पंजाब में ज्यादातर क्या होता है, यहां पे जो है या तो व्हीट उगाते हैं लोग या फिर यहां पे राइस उगाते हैं। 90% कंट्रीब्यूशन इन दो ही क्रॉप का है। लेकिन अगर आप क्रॉप को रोटेट करोगे सीजन टू सीजन, अगर 2-4 साल 10 साल उसको रोटेट करोगे, तो वो पानी की जो दिक्कत आ रही है वो एक्चुअली आएगी नहीं। लेकिन ये हम लोग शॉर्ट टर्म सोचते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं रहे हैं। भैया एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का यूज कर सकते हो, ऐसी क्रॉप्स लगा सकते हो जो कि ड्रॉट टॉलरेंट होती हैं, कम पानी में भी सर्वाइव कर सकती हैं, आप इनको लगाइए। ये एक तो देखिए इससे क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। इससे एक तो सीधा बेनिफिट ये होगा कि पानी की आपकी जो कमी है वो दिक्कत यहां पे आएगी नहीं। ठीक है। दूसरी बात, फ्यूचर जनरेशन के लिए आप रिसोर्स बचा रहे हो। तीसरी बात जो है कार्बन की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो मिलेट्स वगैरह होते हैं वो लो कार्बन होते हैं, मतलब उससे जो कंट्रीब्यूशन होता है ग्लोबल वार्मिंग के अंदर वो भी कम होगा। इसीलिए हमें पैडी से मिलेट्स में शिफ्ट होने की रिक्वायरमेंट है। पहली बात तो ये कि पैडी के कंपैरिजन में जो मिलेट्स होते हैं, दे आर फुल ऑफ फाइबर, दे आर फुल ऑफ प्रोटीन, दे आर फुल ऑफ मिनरल्स। मतलब उनका जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल होता है मिलेट्स का, वो पैडी के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है। ग्रो होने में पानी कम लगता है, राइट, पानी की जरूरत कम होती है। हरियाणा पंजाब में तो यही चाहिए। भाई कुछ साल पहले तक पिताजी बताते हैं कि उनके जमाने में एक्चुअली यहाँ पे मिलेट्स लगाया करते थे लोग, कॉटन लगाते थे, सनफ्लावर लगाते थे, मिलेट्स लगाया करते थे, चना वगैरह वो सब लगाते थे, क्योंकि यहाँ पे पानी की कमी थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तो हम लोगों ने आर्टिफिशियल इरिगेशन यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया, लोगों ने ट्यूबवेल लगवा लिए, इरिगेशन के लिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हर घर में डाल दिया गया, कनाल्स नई नई बना दी गई। इससे ये हुआ कि जो ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइट करने लगे। अब किसान ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ, वो रेनफॉल पे डिपेंड नहीं करते हैं, अब वो मॉनसून पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। बारिश हुई तो ठीक, अगर नहीं हुई तो ट्यूबवेल का बटन ऑन किया, पानी निकाला, खेत में पानी दे दिया। और पैडी में हम लोग इरिगेशन भी क्या करते हैं, हम लोग फ्लड इरिगेशन करते हैं, दूर दराज के खेतों को एक साथ भर देते हैं, पानी कहीं कहीं हफ्ते तक खड़ा रहता है। एक तो वहां से मीथेन निकल रहा है भाई, जब खेतों में पानी खड़ा रहता है तो वहां पे ऑर्गेनिक डीकंपोजिशन होता है इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो मीथेन तो निकल ही रहा है, वो तो ग्लोबल वार्मिंग अलग से कर ही रहा है कंट्रीब्यूशन। लेकिन पानी कितना ज्यादा वेस्ट हो रहा है। तो ड्राई एरियाज के लिए पैडी की बजाय अगर हम लोग मिलेट लगाएंगे, वो बिल्कुल परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। एनवायरमेंटल सस्टेनेबल है, केमिकल्स का कम से कम यूज होता है पैडीज में, तो आपकी इनपुट कॉस्ट भी कम हो जाती है। और देखिए वैसे भी इंडिया मिलेट के मामले में ऑलरेडी दुनिया का नंबर 1 प्रोड्यूसर है, तो भाई अगर 2 स्टेट में और इंट्रोड्यूस कर देंगे कौन सा बड़ी बात हो जाएगी, हम लोग एक्सपोर्ट भी करने लगेंगे। अभी क्या है, हम लोग मिलेट प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन फिर भी हमारी रिक्वायरमेंट कम पड़ जाती है, हम लोगों को फिर भी इंपोर्ट करना पड़ता है। तो भाई हमें मिलेट चाहिए, ये सिर्फ
बात उसको रिप्लेस करने की नहीं है, मिलेट हमारी रिक्वायरमेंट्स है, एडवांटेज बहुत ज्यादा है मिलेट के, हेल्थ बेनिफिट तो है ही, इनमें फाइबर न्यूट्रिशन वगैरह होता है, वो तो आपको मैंने बता ही दिया। लो कॉस्ट प्रोडक्शन होती है, इसलिए फार्मर का प्रॉफिट मार्जिन भी ज्यादा होता है, इनपुट कॉस्ट कम आती है, प्राइस आपको ठीक ठाक मिल जाता है। और ड्राई रीजन के अंदर अगर पैसा किसी किसान को कमाना है तो मिलेट से बढ़िया ऑप्शन आपके पास है ही नहीं। अगर आप ग्लोबल पोटेंशियल की बात करें, 28 मिलियन मीट्रिक टन ग्लोबल प्रोडक्शन है 2020 में, और इसको बढ़ाया जा सकता है अगर आप यहां पे मॉडर्न प्रैक्टिसेस और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जो है फॉलो करोगे तो। लेकिन फिर भी ये दिक्कत आ क्यों रही है भाई, जब पैडी के बजाय मिलेट के इतने सारे बेनिफिट हैं, चाहे वो पैसे के हिसाब से हो या फिर वो जैसे भी हो, फिर भी आज भी किसान स्पेशली हरियाणा पंजाब में पैडी को ही क्यों प्रेफर कर रहे हैं? क्योंकि पैडी ल्यूक्रेटिव है, पैडी के अंदर ग्रोथ मार्जिन ज्यादा है, यहां पे किसानों को प्रॉफिट ज्यादा होता है। आपको मैं दिखाता हूं, एक टेबल दिखाता हूं आपको, ये देखिए जरा, हरियाणा पंजाब में कंपेयर किया गया है यहाँ पे पैडी फील्ड्स को। एरिया पहले तो देखिए, पैडी के अंदर पंजाब में काफी ज्यादा है हरियाणा के कंपैरिजन में। अगर आप देखेंगे पर हेक्टेयर जो आउटपुट होता है पर क्विंटल, वो रहता है पंजाब में 43.41 क्विंटल पर हेक्टेयर, और हरियाणा में होता है 35.64 क्विंटल पर हेक्टेयर। तो हरियाणा में थोड़ी प्रोडक्शन कम होती है पंजाब के कंपैरिजन में। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात करें, पंजाब में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो 808 रुपए है पर क्विंटल, और हरियाणा में जो है वो 1200 रुपए के आसपास है, थोड़ी ज्यादा रहती है। एमएसपी की बात करें तो एमएसपी तो दोनों जगह पे बराबर ही होता है, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ही देती है सेंटर पे। अब आप बात करें प्रॉफिट की, पंजाब में एक किसान को पर हेक्टेयर जो प्रॉफिट होता है पैडी पे वो रहता है 53,000 रुपीज, और हरियाणा में रहता है 30,000 रुपए। मतलब हरियाणा में पर हेक्टेयर के हिसाब से पैडी पे 20,000 का प्रॉफिट किसानों को कम है। लेकिन मजे की बात यह है कि ये मिलेट्स के कंपैरिजन में अभी भी ज्यादा है, अभी भी ज्यादा है। तो क्योंकि ये ल्यूक्रेटिव है, किसानों के इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा नजर आता है, इसीलिए वो पैडी को प्रेफर करते हैं। मिलेट्स थोड़ी सी कम प्रॉफिटेबल होती हैं, हालांकि उसके दूसरे बेनिफिट होते हैं, उसका नुकसान कम होता है, क्लाइमेट रेजिलिएंट होती है, लेकिन फिर भी अब क्योंकि मिलेट पे प्रॉफिट कम है, इसके लिए क्या हुआ, 2024 में मतलब पिछले ही साल पंजाब और हरियाणा सरकार ने 17,500 रुपीज पर हेक्टेयर इंसेंटिव देना शुरू किया किसानों को, कि भैया पैडी के बजाय मिलेट लगाना शुरू करिए, हम आपको पर हेक्टेयर 17,500 रुपए इंसेंटिव देंगे। कुछ नहीं करना है, पैडी को रिप्लेस करके करना है मिलेट से रिप्लेस, आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन फिर भी किसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि किसानों का कहना है कि ये 17,500 रुपए कुछ भी नहीं होता। आप यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन देखिए काफी ज्यादा है, अगर आपको इंसेंटिव देना है कम से कम 30,000 रुपए दीजिए, फिर हम लोग सोचेंगे। लेकिन यहाँ पे बात सिर्फ पैसे की भी नहीं है, यहाँ पे बात पैसे से एक्चुअली आगे जाती है। मैं आपको बताऊंगा कि किसान यहाँ पे पैडी क्यों लगा रहे हैं। एक तो सबसे बड़ी बात, पैडी पे जो है वो सब्सिडी किसान जो है वो सरकार काफी ज्यादा देती है, फ्यूल पे, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह पे देती है, इसलिए किसानों को पैडी ग्रो करना ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। उनको लगता है कि ठीक है सरकार बढ़िया एमएसपी देती है, फर्टिलाइजर वगैरह सब कुछ हमें ठीक ठाक जो है सब्सिडी पे मिल रहा है, तो बोदरेशन क्यों लेनी भाई, बोदरेशन क्यों लेनी। उसके अलावा क्योंकि सरकार का ज्यादा फोकस पैडी पे रहता है या व्हीट पे भी रहता है। आप देखिए, जब प्रोक्योरमेंट की बात आती है, एमएसपी की बात आती है, तो राइस पे और व्हीट पे सरकार का सबसे ज्यादा फोकस होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पंजाब और हरियाणा में पर हेक्टेयर 1,55,000 एंड 83,000 रुपीज खर्च करती है। किस लिए? उनको एमएसपी देने में, प्रोक्योर करने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में, स्टोरेज करने में सरकार इतना पैसा देती है। मतलब आप ये समझिए, जितना किसानों को प्रॉफिट होता है ना पर हेक्टेयर, उससे कम से कम 3 गुना ज्यादा सरकार खर्च करती है पर हेक्टेयर पंजाब और हरियाणा में, उसको प्रोक्योर करने में, एमएसपी देने में, वो सब करके। तो भाई ये तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो गया। प्रॉफिट हुआ आपको 50,000, सरकार खर्च कर रही है आपके खेत के ऊपर 1.5 लाख रुपए, ये तो गलत है ना। तो जो सरकार वहां से 1.5 लाख रुपए खर्च कर रही है आपके एफर्ट पर हेक्टेयर पे, क्या उसको लोग मिलेट में शिफ्ट नहीं कर सकते क्या? बात तो बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी, सरकार के द्वारा इंसेंटिव देते हुए भी, किसान अभी भी
मिलेट्स को ग्रो करने में एक बड़ा हेजिटेंट होते हैं, जबकि पैडी को बहुत ज्यादा करते हैं। क्या रीजन हो सकता है? मल्टीपल रीजंस हैं। पहले तो रिस्क अवर्जन की बात है। भैया किसान रिस्क नहीं लेना चाहते। किसान चाहते हैं कि मुझे सर्टेनिटी हो। किसान चाहते हैं कि मेरी पैडी लगाने से पहले मैं इंश्योर हो जाऊं कि मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा, क्योंकि लगाने से पहले ही सरकार एमएसपी जो है वो अनाउंस कर देती है। तो किसान मोर और लेस इंश्योर हो जाते हैं कि इस साल मुझे कितना पैसा बच सकता है, क्योंकि उनको पता है कितनी पैदावार हो सकती है, कम या ज्यादा, तो वो सर्टेन रहते हैं। तो आराम से वो 3-4 महीने जब पैडी कल्टीवेशन करते हैं तो उनके मन में सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन रहती है कि इतना पैसा मुझे इस खेत से बचेगा। ये सर्टेनिटी आपको मिलेट्स में नहीं मिलती है, क्योंकि उनकी प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो सकता है पर ईयर, यहां पे उतना ज्यादा नहीं होता है। एक तो रीजन ये है, तो फ्लक्चुएशन वगैरह बहुत ज्यादा है और प्राइस का भी जो है वो उतना ज्यादा श्योरिटी नहीं है, क्योंकि राइस वगैरह के ऊपर जो सरकार एमएसपी देती है वो प्रैक्टिस जो है काफी पुरानी हो चुकी है, सप्लाई चेन प्रॉपर्ली डेवलप हो चुकी है। तो किसानों के मन में एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है, इकोनॉमिक बैरियर तो है ही, एक साइकोलॉजिकल बैरियर भी है, क्योंकि किसानों को आदत पड़ चुकी है पैडी कल्टीवेशन करने की। जो पैडी कल्टीवेशन का पूरा सप्लाई चेन सिस्टम है वो बहुत मैच्योर हो चुका है इतने सालों में। मंडी सिस्टम डेवलप हो चुका है, प्रोक्योरमेंट करने के लिए चैलेंज डेवलप हो चुके हैं, स्टोरेज हाउस जो है प्रॉपर डेवलप हो चुके हैं। इसकी वजह से किसान पैडी को जो है वो सपोर्ट करते हैं। मिलेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। मिलेट प्रोसेसिंग स्टोरेज कहाँ होगी, मार्केटिंग कहाँ होगी, खरीदेंगे कहाँ, बेचेंगे कहाँ, क्या इससे बनाएंगे, कहाँ स्टोरेज करेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि इतने सालों में हम लोगों ने ऐसा सिस्टम डेवलप ही नहीं किया। किसान क्योंकि इतने सालों से ग्रो कर रहे हैं पैडी, तो उनको आदत पड़ चुकी है। मिलेट फार्मिंग के लिए किसान तैयार नहीं है, उनको उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। भाई देखिए, जहां जनरेशन टू जनरेशन किसान मिलेट करते हैं वहां पे तो कर ही रहे हैं, लेकिन हरियाणा पंजाब में आप ये थोड़ी कह सकते हो किसानों को चलो इस बार पैडी नहीं करते हैं, चलो इस बार तो हम मिलेट लगाते हैं। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उनको आदत ही नहीं है। और एक्सटेंशन सर्विसेज भी तो नहीं है ना। पैडी के कंपैरिजन में एक्सटेंशन सर्विसेज बहुत ज्यादा है मार्केट में, है ना। आपको वेदर की आपको जो है पहले से फोरकास्ट मिल जाती है, पानी की आपको सब कुछ पता रहता है कहाँ से क्या होगा, मंडी सिस्टम आपका डेवलप है, मार्केट सिस्टम डेवलप है, मार्केटिंग वगैरह सब कुछ होती है। तो एक्सटेंशन सर्विसेज भी तो हैं पैडी में। पैडी के खेत को में काम करने के लिए आपको बहुत सारी मशीनें चाहिए, स्प्रे करने के लिए आपको लेबर चाहिए, राइट, फर्टिलाइजर आपको ज्यादा चाहिए। वो जो एक्सटेंशन सर्विसेज हैं, जो ट्रैक्टर वगैरह आपको वो सब कुछ लगता है, वो डेवलप हो चुकी हैं पैडी के हिसाब से। अगर आप बोलोगे कल को मिलेट, तो कितनी सारी जो एक्सटेंशन सर्विसेज डेवलप हुई है इतने सालों में, वो तो बर्बाद हो गई भाई, उनका तो यूसेज ही खत्म हो गया। तो किसान इसलिए लगाते नहीं है। कल्चरल और सोशल बैरियर है, क्योंकि पैडी यहां पे एक लेगेसी क्रॉप हो चुकी है। देखिए, यहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले यहां पे चावल कम होता था, लेकिन आप तो 60s की बात कर रहे हो ना भाई। 70 साल हो गए हैं किसानों को यहां पे चावल लगाते हुए, अब अचानक से तो छोड़ नहीं सकते। तो ये लेगेसी कल्टीवेशन है हरियाणा पंजाब में। उससे पहले भी थोड़ा बहुत होता था, लेकिन कम, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले। तो ये जो कल्चरल शिफ्ट है वो इतना आसानी से होने वाला नहीं है। 70 साल की आदत कम से कम जाने में 10-15-20 साल तो लग ही जाएंगे, और वो भी तब जब सरकार बहुत ज्यादा प्रोएक्टिवली कुछ ना कुछ काम करेगी इसके ऊपर। तो ये कम्युनिटी लेवल एजुकेशन अवेयरनेस देना पड़ेगा किसानों को। खाली माइक पे आके बोलने में, न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीज निकालने में कुछ नहीं होगा। ये आपको किसानों के पास जाना पड़ेगा, कम्युनिटी रीच करनी पड़ेगी, डोर टू डोर आपको जाना पड़ेगा, किसानों को पंचायतों में बुला बुला के समझाना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को आना पड़ेगा, पॉलिटिशियंस को आना पड़ेगा, ब्यूरोक्रेट्स को आना पड़ेगा, किसानों को समझाना पड़ेगा कि भाई देखो, आप जो पैडी लगा रहे हो इससे क्या क्या बर्बादी हो रही है, आपकी हेल्थ खत्म हो चुकी है, कैंसर के केस कितने ज्यादा बढ़ रहे हैं, आप लोग जहर खा रहे हो, पानी नीचे जा चुका है, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ बचा नहीं है। तो प्लीज थोड़ा इसको, ऐसी बात नहीं है किसान नहीं समझेंगे, समझेंगे, लेकिन प्यार से तरीके से समझाने वाला तो हो, वो आउटरीच आपको करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिकली भी क्या कर सकते हैं? देखिए, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हो? एक तो देखो, अब एक भी सवाल आता है कि भाई पंजाब हरियाणा में नहीं उगाएंगे तो कहां उगाएंगे? अरे देश में बहुत सारी जगह है, आप बिहार झारखंड में उगाइए ना। बिहार झारखंड में पानी की कमी है नहीं, तो यहां से शिफ्ट करके पैडी को वहां लेके चले जाइए। अगर आपको यही चिंता है कि पूरे देश में प्रोडक्शन कम हो जाएगा थोड़ा बहुत, तो आप कहीं और भी शिफ्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे आप मिलेट लगा दीजिए,
क्योंकि वैसे भी कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। दिस इज ओनली 8-9%, 3% पंजाब और हरियाणा में जो फूड के अंदर हम लोग सपोर्ट करते हैं, ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं भाई। किस सरकार जो है 1.5 लाख रुपए और 82-83 हजार रुपए जो खर्च कर रही है पर हेक्टेयर, वो सरकार मिलेट पे खर्च नहीं कर सकती क्या? यहां से हटा के इसको वहां पे खर्च करिए। जो 17,000 रुपीज सरकार ने इंसेंटिव दिया है मिलेट के लिए, उसको आप कम से कम 35,000 करके देखिए, ताकि पैडी में जो प्रॉफिट किसान को होता है उसके बराबर तो जाए। 35 ना आपने यहां से दे दिया, 20-25 हजार किसान का जो है वो मिलेट से बच जाएगा। तो किसान को तो यही चाहिए भैया 50-60 हजार रुपए मुझे प्रॉफिट हो रहा है, तो किसान लगाना शुरू कर देगा। आप दे रहे हो उसको सिर्फ 17,000 रुपए चिल्लर के नाम पे, इससे काम नहीं होने वाला है, इससे काम नहीं होने वाला है। तो आप उसको 35 दीजिए ताकि किसान का प्रॉफिट वो पैडी के आसपास तो पहुंचे, कम से कम 55-60 हजार नहीं, कम से कम 45 से 50 हजार पहुंचे। तो पहले तो आप अपना इंसेंटिव बढ़ाइए। अब आप ये सोच रहे हो सर इंसेंटिव के लिए इतना पैसा कहां से आएगा? कोई दिक्कत नहीं है भाई, 1.5 लाख रुपए, 90,000 रुपए अगर सरकार वहां पे खर्च कर रही है पैडी वाली पूरी सप्लाई चेन में, तो उसमें से निकाल के आप पैसा यहां डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ये कहती है कि अगर सरकार वहां से पैडी से सब्सिडी हटा के अगर इंसेंटिव दे किसानों को कैश में, डीबीटी डायरेक्ट अकाउंट में डलवाइए, अगले 10 साल में सरकार को 6,36,870 रुपए बच जाएंगे, खर्च नहीं, बचेंगे। अगर सरकार 17,000 की बजाय 35,000 रुपीज पर हेक्टेयर इंसेंटिव देती है, तो सरकार को 10 सालों में 6.5 लाख करोड़ रुपया बच सकता है। ये डेटा सरकार का ही है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर का डेटा है ये। तो सरकार ऐसा करती क्यों नहीं है? करना तो चाहिए, लॉन्ग टर्म में सोचे। और खाली की सरकार ही क्यों सोचे, किसानों को भी बताए, देखो भाई अगर इसी तरह से पैडी चलता रहा तो कैंसर से तो मरोगे ही, साथ के साथ फ्यूचर वाली जनरेशन के पास धेला भी नहीं बचेगा। तो प्लीज अपने बारे में नहीं, कम से कम उनके बारे में तो सोचिए। और ज्यादा भी नहीं, 10 या 15 साल तक अगर किसान यहां पे पैडी की बजाय मिलेट्स लगाने लगे, हेल्थ तो इंप्रूव होगा ही, ग्राउंड वाटर की टेबल ऊपर आ जाएगी, उसके बाद फ्यूचर जनरेशन के लिए भी पानी बचेगा। भैया मॉनसून तो आज भी उतना ही हो रहा है ना जितना 50 साल पहले हो रहा था, कभी कम कभी ज्यादा, थोड़ा बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा एवरेज में फर्क नहीं आया है। लेकिन ग्राउंड वाटर नीचे पे नीचे जाता रहा, जा रहा है, क्योंकि उसको निकाल के हम लोग सरफेस पे लेके आ जाते हैं, फिर वो इवेपोरेट होकर चला जाता है भाई, वो ग्राउंड में जा ही नहीं रहा है। कितनी सारी दिक्कतें। तो यस, वो समय आ चुका है जब सीरियसली सरकार इस बात पे सोचे, किसानों को भी समझाए कि पैडी की बजाय प्लीज आप मिलेट पे शिफ्ट करिए, इससे आपका और आने वाली जनरेशन का सबका बेनिफिट होगा। तो दोस्तों ये टॉपिक था आज के एग्रीकल्चर वाले सेक्टर से, और यहां से आप एक क्वेश्चन भी लिख सकते हो। क्वेश्चन मैंने आपको दिया हुआ है प्रैक्टिस करने के लिए। पैडी कल्टीवेशन दो environmentally unsustainable and water intensive remains dominant in India's agricultural landscape. Examine the factors contributing to this persistence and suggest viable, sustainable alternatives to secure both food and environmental sustainability. ये क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, लेकिन इस क्वेश्चन का एक जो अप्रोच पेपर है, बेसिकली मैं उसे जो है मॉडल आंसर नहीं कहूँगा, अप्रोच पेपर है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, यूपीएससी विद सितेंद्र। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।